इस केस में 780A लगी हुई थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको बहाल किया। सियासत उसूलों की बुनियाद पर की जाती है, उसकी सबसे ज्यादा अहमियत है। तलहा आपने छोटे पैकेट में बड़ा धमाका जो है उसका नाम तो सुना ही होगा। जब मैंने जिम्नास्टिक देखा वो एक अलग ही गेम है। गवर्नमेंट ने तो कोई सपोर्ट नहीं की। हमारी आदतें ना खराब करें। देखिए हमने बड़ी मुश्किल से चिलगोज़े खाना छोड़े हैं। किशमिश हो गई, बादाम हो गए, जितने भी उनमें एक सब एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। 8,000 रुपए किलो, ये महंगा नहीं है। 20,000 रुपए किलो तक क्या आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग तलहा, कैसे हैं आप? आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आपको उम्मीद करता हूँ सुबह अच्छी होगी, लेकिन यकीनन खबरें जो हैं बड़ी उदास हैं। खबरें बहुत उदास, जिसकी वजह से मैं कहूँगी पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त उदास है। तुर्की में जिस तरह का वाक़या पेश आया, जितना क़यामत ख़ेज़ मनाज़िर तुर्की के देखने को मिल रहे हैं, उसे देख के बहुत अफसोस होता है। तलहा तो मेरा डर सुबह ये लगा कि जिस शख्स ने प्रेडिक्शन की हुई थी कि वहाँ पर ज़लज़ला आएगा टर्की में, उसने ये भी प्रेडिक्शन दी हुई है कि पाकिस्तान में भी ज़लज़ला आ सकता है, अफगानिस्तान में भी ज़लज़ला आ सकता है। तो इट्स वेरी स्कैरी। अल्लाह रहम फरमाए। बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला हर चीज़ों का सब कुछ उसी के हाथ में है, उसी के हुक्म से होता है। तो हम अल्लाह से रुजू करें, उसको राज़ी करें। रब राज़ी ते सब राज़ी। और इसी अच्छी बात से मैं आज के शो का आगाज़ करना चाहूँगी कि तुर्की में जिस तरह के हालात हैं इस वक्त, ज़लज़ले की कैफियत क़यामत ख़ेज़ मनाज़िर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यही टाइम है जिस अच्छी बात से हम स्टार्ट करना चाहेंगे। और आज की अच्छी बात यह है कि खुदा की मखलूक से रिश्ता अच्छा बना लो, खुदा से रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। और इस वक्त जो तुर्किया और शाम में ज़लज़ले के बाद तबाही आई है, ये मखलूक से रिश्ता बेहतर बनाने का एक बेहतरीन मौका है। जो तबाह इलाके हैं, वहाँ के लोग हैं आपके साथ, वो आपकी मदद के मुंतज़िर हैं, आपकी उनको अशद ज़रूरत है इस वक्त। जैसे कि वो जिसके बस में जितना भी हो, वो लोग इस वक्त बेबस हैं। आपसे जितना हो सके आगे बढ़ चढ़कर इस मुश्किल वक्त में अपने भाइयों की मदद कीजिए, उनका साथ दीजिए, ताकि आप अपने रब को राज़ी कर सकें। यकीनन। और जो इस वक्त तक डेथ टोल बताया जा रहा है, दैट हैज़ गॉन बियॉन्ड 4,300 के करीब खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि लोगों की जान गई है इस अफसोसनाक साने में। लेकिन अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको कॉल भी किया है, तैयब एर्दोगान साहब को, और वो विज़िट भी कर रहे हैं, तुर्किया की जानिब जा भी रहे हैं आज। लेकिन यकीनन पाकिस्तान का जो हाल है, जिस तरह वर्दा आप कह रही थी कि लोग आगे बढ़ के मदद करें, यकीनन जो 400 ख़ानदान पाकिस्तान के मदद करने के लायक हैं वो कर सकते हैं। बाकी लोग तो अपनी दो वक्त की रोटी के लिए मजबूर हैं। लेकिन वही इसलिए हमने कहा कि जिससे जितना हो सके इस वक्त तलहा, जितना हो सके पाकिस्तान बेचारा अपनी तनख्वाह नहीं दे पा रहा सरकारी मुलाजिमीन को। फिलहाल नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। आफतज़दा इलाकों में अमवात 4,300 से तजावुज़ कर गई। झूलती इमारतों के दिल दहला देने वाले मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की आखिरी रसूमात का भी आपको बताएंगे। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की आखिरी रसूमात, जश्ते खाकी कराची पहुंचा दिया गया, आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बेहतरीन सिपह सालार, लाजवाल सफारतकार और अजीम किरदार को पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है। बेटी बैडमिंटन के कोर्ट में नाम कमा गई। वालिदैन ने मैराथन में मुल्क का नाम रोशन कर दिखाया। 61 साल की उम्र में पुर्तगाल मैराथन जीतने वाले मोहम्मद शहजाद और उनकी बेटी बैडमिंटन चैंपियन महावर शहजाद होंगी आज दुनिया बोल है के मेहमान। और पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, फातिमा ने साबित कर दिखाया। जिम्नास्टिक के खेल में नाम रोशन कर दिखाया। नेशनल चैंपियन से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। तलहा, हम जब भी बड़ी खबर करते हैं उसके बाद हम टॉप ट्रेंड्स पे ज़रूर नज़र डालते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल इतना ज़्यादा वायरल है कि जो भी सोशल मीडिया पे अपने लोग अपने तासुरात का इजहार करना चाहते हैं वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर जाता है। ट्विटर की बात करना चाहती हैं? मैं यहाँ पे सोशल मीडिया में बहुत कुछ आ जाता है वर्दा, लेकिन हम सिर्फ ट्विटर के ट्रेंड्स बताते हैं। फिलहाल इस वक्त टॉप ट्रेंड में अगर हम बात करें तो शामिल हैं तुर्की और शाम में जो खौफनाक ज़लज़ला आया है, उसकी तबाहकारियाँ जो हैं उनके बायस सैकड़ों इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं और अब तक 4,000 से ज़ायद अमवात की तस्दीक भी हो चुकी है। ये बहुत ही मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में आलमी बिरादरी भी इमदाद में पेश है इस वक्त। और टॉप ट्रेंड में अब तक 13 लाख से ज़ायद सारिफीन
तुर्की और शाम पे ट्वीट कर चुके हैं। यकीनन मैं ये समझता हूँ कि हम सबको एक आवाज़ बनना चाहिए, मुस्लिम उम्मा को आगे आना चाहिए और आएंगे इंशाल्लाह, मदद करेंगे, लेकिन हमें तैयारी भी करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वर्दा, मैं कुछ दिनों पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कराची में इफ्तिताह किया गया वज़ीर आज़म ने, K2 and K3 कैनब 2 कैनब 3, उनकी मैंने डिटेल्ड उनका विजिट किया तो मुझे नज़र आया कि उनकी जो कंस्ट्रक्शन भी की गई है तो वो जलजले से बचने के लिए, आफात से, कि अगर सुनामी की लहर आ जाए, कोई जलजला आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जापान में एक पावर प्लांट ऐसा था जो जलजले और सुनामी की लहर की नज़र में धमाका हुआ था और फिर जापान का बड़ा नुकसान हुआ था। इसकी वजह से हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर प्लांट्स बने वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं और वो जलजला बर्दाश्त कर सकते हैं बड़े रेक्टर स्केल पे भी, जिसकी मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और अब ऐसी कंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में जिसकी वजह से घर जलजला प्रूफ हो जाएं और वो सारी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम अभी तक वही पत्थर के दौर में हैं। इनफैक्ट बीच में ऐसा हुआ भी था, कोशिश की जा रही थी कि ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाएं जो जलजला प्रूफ हो, क्वेक प्रूफ हो। आप देखें, सिर्फ हमारे पाकिस्तान की बात नहीं है, पहले हम आगे भी देखें, अभी तुर्की में ही देख लें कितना बड़ा शहर है, जितने भी शहर है वहाँ कितना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे भी जलजला तो आया। हर जगह जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है उसको हम, अगर आपको याद हो वर्दा, जो धमाका हुआ था पेशावर में मस्जिद में, उसका मलबा हटाने में हमें कितनी तकलीफ हुई थी कि 24 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा था। वो सिर्फ एक मस्जिद थी। अंदाजा कीजिए एक जलजला आता है और इतनी सारी इमारतें गिर जाती हैं, हजारों की तादाद में लोग जानों से हाथ धो बैठते हैं, तो उस मलबे को हटाने में, रेस्क्यू ऑपरेशन में यकीनन बहुत वक्त लगता है। यही वजह है कि पाक फौज ने बर वक्त अपने 2 दस्ते रवाना कर दिए हैं, इसमें डॉक्टर्स भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं, रेस्क्यू वर्कर्स भी हैं, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तानी इन दस्तों की वजह से बड़ा फायदा होगा उनको वहां पे अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में। इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉप ट्रेंड की। तो परवेज इलाही साहब भी टॉप ट्रेंड में शामिल है। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस का छापा पड़ा है और पुलिस ने गुज़िश्ता रात गुजरात में उनकी रिहाइश गाह पर छापा मारा, जहां फैमिली का कोई अफराद मौजूद था। और ट्रेंड में अब तक इसी हजारों सारिफीन इसी ट्रेंड में, टॉप ट्रेंड में ये शामिल हो चुका है और काफी सारे सारिफीन इस पे ट्वीट भी कर चुके हैं। मेरे ख्याल से उनको जाके खुद गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी कोई हुई नहीं है। मुझे लग रहा है कि डराने धमकाने की साजिशें हैं या प्रेशर में लिया जा रहा है लोगों को, इसी वजह से इतने ज्यादा छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में सियासतदान जब भी गिरफ्तार होता है वो ज्यादा मशहूर होता है, उसका स्टेचर बढ़ जाता है, उसका वोट बैंक बढ़ जाता है। तो आई थिंक ऑफ कोर्स परवेज इलाही साहब जाके खुद वॉलंटरली अपनी गिरफ्तारी दे दे कि भाई जो करना है कर लें, बताएं क्या करना चाहते हैं। मशहूर होने के लिए उनको मशहूर तो है, लेकिन मजीद फायदा होता है। मजीद फायदा उठाने के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं अगले टॉप ट्रेंड की जानिब। तो जावेद मियांदाद भी टॉप ट्रेंड में शामिल है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जावेद मियांदाद क्यों टॉप ट्रेंड में शामिल है। एक्चुअली बात यह है कि एशिया वर्ल्ड कप के शुरू होने से कबल लफ्जों की गोलाबारी जो है वो शुरू हो चुकी है और पाकिस्तानी मायानाज लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद का बयान इन दिनों ट्रेंड कर रहा है, जिसमें जावेद मियांदाद का कहना है कि अगर इंडिया क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो भाड़ में जाए। सारिफिन की जानिब से इनके बयानात पे काफ़ी अच्छा और मुख्तलिफ कमेंट्स का मुसलसल सिलसिला जारी है और इसीलिए ये टॉप ट्रेंड में शामिल है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो ICC है उसको काफ़ी सारे लोग इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी कहते हैं। वजह यह है कि इंडियन असर व रसूख ICC के अंदर बहुत ज़्यादा है और वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा है। इंडिया जो कभी पाकिस्तान खेलने नहीं आता, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाएगा और प्रेशर भी डाला जाएगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन जो है हमारे मुल्क की लीडरशिप और PCB की लीडरशिप में लेना है, अल्लाह करे वो मुल्क के मफाद में फैसला करें। आमीन, हमें दुआ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुर्किया और शाम के ज़लज़ले की, जहां को बताते चलें कि तुर्किया और शाम लेबनान और में जो हौलनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 4000 से भी बढ़ गई है और भी 5000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, सैकड़ों लापता हैं और 1700 से ज़ायद बुलंद इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं। इस वक्त तुर्की से बराह रास्त हमारे नुमाइंदे सगीर रामे हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। जी सगीर रामे, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट है अभी फिलहाल ऑफिशियली डेथ टोल क्या है तुर्की, शाम में और लेबनान में टोटल? जी अनफॉर्चुनेटली तुर्की और शाम का जो डेथ टोल है वो हर आए लम्हे पड़ रहा है और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जो अफवाद की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त तुर्की में जो डेथ टोल है वो 1590 तक पहुंच चुका है और शाम में जो डेथ टोल है वो 1400 के साथ शाम में जो डेथ टोल है वो 1590 तक है और जो तुर्की में डेथ टोल है वो 2940 तक पहुंच चुका है। और आपको मालूम है कि हाई राइज बिल्डिंग है यहाँ पर और हाई राइज बिल्डिंग का मलबा जो है वो उससे लोगों को रेस्क्यू करना बहुत ही मुश्किल काम है और ख़ासतौर पर काम है जब बर्फबारी कुछ इलाकों में बड़ी शदीद हो रही है इस वक्त और मौसम की सख्ती की वजह से रेस्क्यू की टीमें और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, तुर्की के कौन से सबसे ज्यादा शहर मुतासिर हुआ है? जी सबसे पहले जो ये जल्जला पहला जो सुबह जो जल्जला आता है वो 4:17 पर वो नूरदा का एक इलाका है जो कि कारामान
मारिश का इलाके में पॉइंट किया जाता है। और वहाँ से अगर आप देखें तो जो करीबी सूबे हैं जिसमें अदना शामिल है, जिसमें गाजियाबाद शामिल है, जिसमें उस्मानिया शामिल है और जिसमें करीबो जवार के शहर शामिल हैं, वो सारे सूबे मुतासर होते हैं। उसके बाद जब 9 घंटे बाद एक आफ्टर शॉक 7.5 का आफ्टर शॉक जो है वो टच करता है दोपहर को 1 बजे के करीब, उससे मजीद 6 जो सूबे हैं वो मुतासर होते हैं। और ये बेल्ट जो है एग्जैक्टली ये शाम के बॉर्डर के पास है, जिससे हल्ब का और हमा का इलाका भी बड़ी बुरी तरह मुतासर होता है और वहाँ भी ज़लज़ले से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है। सगीर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब जब 2005 में हमें याद है कि पाकिस्तान में बड़ा हौलनाक ज़लज़ला आया था, उसके बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी एक हो गई थी, हमने रिलीफ वर्क देखा और पूरी कौम को एक असल कौम की शक्ल में हमने देखा। तुर्की में इस वक्त लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से रिलीफ वर्क जारी है, कितने मुल्क वहाँ पहुँच रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह पाक फौज के सिपाह सालार हैं तो दस्ते रवाना कर दिए हैं, पाक फजाइया के जहाज़ के थ्रू रात में ही सामान, मेडिकल, हॉस्पिटल, बहुत कुछ उन्होंने रवाना किया। इस तरह दुनिया भर से मुस्लिम उम्मा हेल्प कर रही होगी। इस वक्त रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ पहुँचा है, किस तरह चल रहा है, आगे मुझे इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, रिलीफ ऑपरेशन इमीडिएटली इमरजेंसी नफज करके मुतलका सूबों में रिलीफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया था। मलबे में दबे हुए अफराद को जिंदा बचाने के लिए ना सिर्फ रेस्क्यू का अमला, अफाद का अमला, बल्कि मेडिकल की टीमें तश्कील दी गई। मेडिकल टीमों के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो मुतलका मुकामी अफराद हैं, ख़वातीनो हजरात, वो हज़ारों की तादाद में रेस्क्यू अमले के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं और वॉलंटरली वो दिन रात अमले के साथ इस काविशों में है कि लोगों को मरने से जिंदा बचाया जा सके। और एक जज्बा है लोगों का, लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं मुतासरीन फैमिलीज के लिए। और जो सरकार है उन्होंने जो हॉस्टल्स हैं, सरकारी हॉस्टल, स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट, वो खोल दिए गए हैं लोगों को पनाह देने के लिए। यहाँ पर कौम का जज्बा जो है वो बहुत ही यानी जोश जज्बा देखने में आ रहा है, मदद का जज्बा देखने में सामने आ रहा है। सगीर, ये बताइएगा कि जिस वक्त ज़लज़ला आया उस वक्त आप कहाँ मौजूद थे, किस जगह थे, और जब भी इतलात मौसूल होना शुरू हुई ज़लज़ले की तो उस वक्त क्या मनाजिर थे, आपका रिएक्शन क्या था, कहाँ थे? पहले हम लोग इस्तांबुल यूरोपियन साइड पर हैं और यहाँ से जब ये सुबह खबरें आना शुरू हुई तो बड़ा ही पैनिक था। शुरू में तो ऐसा दिखाई दे रहा था, जैसे आपको याद होगा पाकिस्तान में जब ज़लज़ला आया था तो इस्लामाबाद में टावर का जिक्र हुआ था, बाकी केपी में और बाकी आज़ाद कश्मीर में कोई जिक्र नहीं हुआ था शुरू में, क्योंकि खबरों का फुकदान था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है तो इमीडिएटली वहाँ से फुटेज और वहाँ से जो सूरत हाल है वो आना शुरू हुई। और बदकिस्मती की बात यह है कि ज़लज़ला उस वक्त आया जब ऑलमोस्ट तमाम अफराद अपने घरों में सोए हुए थे और ये वो टाइम था जब यानी यहाँ पर अगर फजर का टाइम है वो तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे करीब होता है और 4:17 पर ज़लज़ला आया, जिस पर जानी नुकसान ज्यादा होने का अंदेशा है। और अभी तक मलबे में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये कम से कम 3 से 4 दिन तक जारी रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हाई राइज बिल्डिंग में जो मलबा है वो बहुत ज्यादा होता है और उसको मलबे को वहां से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बड़ा एहतियात से वो मलबे को खंगाला जाता है ताकि नीचे अगर जिंदा अफराद मौजूद हैं तो वो मजीद तबके ना उनकी जान भाग होने के खतरात ज्यादा होते हैं। टर्की की अगर हम बात करें सगीर, तो ये बताइएगा कि हिस्ट्री में कितने ज़लज़ले आ चुके हैं, कितना ये एरिया प्रोन है अर्थक्वेक्स के लिए, और क्या यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती है वो ज़लज़लों को मद्देनजर रख के की जाती है या फिर वैसे ही कर दी जाती है? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। 2007 से एक कानून पास हुआ है तुर्की में कि जितनी भी बिल्डिंग्स बनेगी वो ज़लज़ला प्रूफ होंगी और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग जो है उसकी तामीर शुरू हुई और उसके बगैर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। लेकिन उससे पहले जो बिल्डिंग है वो यकीनन उनका एक तो पुरानी बिल्डिंग्स है और दूसरा ये कि उस वक्त ये कानून लागू नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग बड़ी शानदार होती है, लेकिन क्योंकि तुर्की फॉल्ट लाइन पर मौजूद है ज़लज़ले की और
आपको अगर आपके इल्म में हो, आपको याद हो कि 1939 में एक ज़लज़ला आया था जिसकी शिद्दत जो है वो 7.8 थी, जिसमें 10,000 से ज़ायद अफराद लुकमा अजल बने थे और बहुत बड़ी तबाही हुई थी तुर्की में। तो ये बुनियादी तौर पर फॉल्ट लाइन पर तो है ये एरिया, लेकिन इसका तदारक ये किया गया है कि 2007 के बाद जितनी भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग जो है उसकी तामीर हो रही है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सगीर, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे सगीर रामे, आपने हमें अपडेट किया तो बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ेंगे तला, बात करते हैं कि पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की। यकीनन एक बाप तमाम हुआ, वो जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। उनकी मैयत गुज़िश्ता रोज़ कराची पहुँच चुकी है। उनकी जस्ते खाकी का आज उनकी तदफीन की जाएगी। 1:45 पे एक्सपेक्टेड है। ज़ोहर की नमाज के बाद उनकी नमाज जनाजा मलीर कैंट के पोलो ग्राउंड में अदा होगी और यकीनन वहीं पर उनको आर्मी ग्रेवयार्ड में उनकी तदफीन की जाएगी। परवेज़ मुशर्रफ साहब का मैंने इंटरव्यू किया है और मुझे उनकी बड़ी यादें हैं मेरे पास, और बहुत सारी वो बातें ऐसे करते थे जो मुल्क को बदलने की बातें होती थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं चाहूँगा जितने लोग हमारे देखने वाले हैं उनके लिए फ़ातिहा पढ़ें, उनके लिए दुआ करें, क्योंकि यकीनन अल्लाह ताला उनके घर वालों को भी सब्र जमील अता फरमाए। मुश्किल वक्त होता है। पाकिस्तान के एक बड़े नामवर लीडर रहे हैं, 10 साल से ऊपर पाकिस्तान की लीडरशिप का इन्होंने जिम्मेदारियां निभाई हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर यकीनन काफ़ी सारे स्कैंडल्स इशूज़ इनके दौर में रहे, लेकिन फिर भी एक पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, आज भी हैं, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। और जो उनकी पर्सनैलिटी थी, जो उनका करिश्मा था, जो उनका स्टैचर था, जहां वो जाते थे, जो रोब, जो दबदबा था, वो आज भी लोगों को याद है। और मैं नहीं समझता कि लोग कभी परवेज़ मुशर्रफ साहब को भुला पाएंगे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। सालिक शाह हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पे उनसे जानेंगे, कराची में ही हैं, और उनसे जानेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, तदफीन की क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, लोग आ गए हैं वहाँ पे, उनके रिश्तेदार पहुँचे हैं कि नहीं। जी सालिक बताइएगा, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, सबसे पहले पाकिस्तान के नारे के खालिक परवेज़ मुशर्रफ जो गुज़िश्ता दिनों दुबई में इंतकाल कर गए थे, उनकी मैयत को गुज़िश्ता शब ही स्पेशल तैयारा से जो कराची पहुंचाया गया था, जिसके बाद उन्हें प्रोटोकॉल एजाज़ के साथ जो है उनकी मैयत को मलीर कैंट ले जाया गया था। इस हवाले से हुकाम का ये कहना है कि उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर 1:45 बजे मलीर कैंट के जो पोलो ग्राउंड है वहाँ पर अदा की जाएगी, जिसके बाद उनकी तदफीन जो है आर्मी कब्रिस्तान में की जाएगी। इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। हुकाम का यही कहना है कि वहाँ पर आने वाले जो अफराद हैं उनको बाकायदा प्रॉपर चेकिंग के बाद, शनाख्ती कार्ड और तमाम डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के बाद नमाज जनाजा में जाने की इजाज़त दी जाएगी। और इस हवाले से हुकाम का ये भी कहना है कि वहाँ पर सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। गुज़िश्ता शब से ही वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी गुज़िश्ता 2 दिनों से, जबकि आर्मी कब्रिस्तान जहाँ पर उनकी कब्र की तैयारी की जा रही थी वहाँ पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस हवाले से हुकाम यही कह रहे हैं कि आज बाद नमाज जोहर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसके बाद उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। जी, सरकारी प्रोटोकॉल के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सालिक शाह, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने किया। यकीनन एक बहुत बड़ा लीडर पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। बिल्कुल, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारी यही दुआ है। और इसी के साथ ही ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल। अब बात होगी मुल्क में इंसाफ का हुसूल कितना मुश्किल होता है, लेकिन बेटर लेट देन नेवर मिल जाता ही है। उसामा सत्ती के वालिदैन को इंसाफ मिल गया। अदालत ने जाली पुलिस मुकाबले में मुलव्विस एहलकारों को सजाए मौत और उम्र कैद सुना दी है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले जनवरी की एक रात इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पर एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एहलकारों ने एक नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। और यकीनन उनके फिर केस चला और 2 साल के बाद 2 एहलकारों को सजाए मौत हुई है, 3 एहलकारों को उम्र कैद की सजा हुई है। बड़ी जिद्दोजहद थी, बड़ा खर्चा था। मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर जुडिशल इंक्वायरी, फिर फैसला आया। केस का ट्रायल 2 साल 1 माह जारी रहा और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी ने 31 जनवरी को महफूज होने वाला फैसला कल सुना दिया। तमाम सबूत बताते हैं कि इस नौजवान को जानबूझकर कत्ल किया गया। कातिल एहलकारों को सजाएं हुई हैं। मुजरिम इफ्तिखार अहमद और मुजरिम मुस्तफ़ा को सजाए मौत हुई है, जबकि मुजरिम सईद अहमद, मुजरिम शकील अहमद और मुदस्सिर मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और इस वक्त उसामा सत्ती के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना वक्त दिया। नदीम सत्ती साहब, ये बताइएगा कि फाइनली आपको इंसाफ मिल गया है, क्या अदालत के फैसले से मुतमईन हैं आप, या फिर आपको लग रहा है कि आगे दोबारा से इस
फैसले के खिलाफ आगे भी आवाज़ उठाई जाएगी मुलजिमों की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें जो है ना वो अदालत से इंसाफ मिल गया और एक तवील जद्दोजहद जो हालांकि जो पाकिस्तानी जो कानून इंसाफ के जो कानून मतलब है यहाँ पे कि बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस 2 साल में जो हमने जद्दोजहद की है वो 10 साल वाली की है। कितना खर्चा हुआ आपका नदीम मैं साहब? आपको बताऊं कि पिछले तकरीबन जी कितना खर्चा हुआ 2 साल में आपका अदालतों में? जी, आप क्या बोल रहे हैं? कितना खर्चा हुआ आपका नदीम साहब 2 सालों में? बस बहुत खर्चा हुआ मेरा तकरीबन जाना वो, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना सब कुछ जो है ना वो अभी बिल्कुल जो है ना बताएं तो सही ना, अंदाजन कितना खर्चा हुआ 2 साल में नदीम साहब? छुपाए ना, मालूम पड़े इंसाफ की कीमत क्या होती है। इंसाफ की कीमत अभी तो देखें, मेरा तकरीबन 40 से 50 लाख रुपया मेरा जाना वो इस वक्त तक मेरा खर्चा आ चुका है। और अभी तो ये जाना वो आगे भी आपको पता है कि आगे जाना वो जो हाई कोर्ट है, तो नदीम साहब जिसके पास 40-50 लाख नहीं होंगे वो क्या करेगा? वो फिर ये है कि वो देखे ना, यहाँ पे नाज़म जोखियो केस था, उसमें जाना वो जो उसकी बेवा जो मकतूल था उसकी बेवा ने जाना वो उनसे जाना वो पैचअप कर लिया, राजीनामा कर लिया है, क्योंकि उसके पास जाना ना के केस लड़ने वाला था ना उसके पास, तो उसने वो कर दिया जो नदीम साहब इस केस के दरमियान, इन 2 सालों के दरमियान कभी आपको ऑफर आई है पैचअप करने की या केस से पीछे हटने की, छोड़ने की? कोई धमकी, कोई थ्रेट, कोई सेटलमेंट करने के मामलात किसी ने कोशिश की आपसे रब्ता करने की? नहीं, धमकी तो मुझे नहीं, धमकी तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे धमकी तो की से ऐसी नहीं हुई है, लेकिन जो पैचअप करने के लिए जो आगे पीछे मैंने मुझसे 1-2 दफ़ा लोगों ने रब्ता किया, तो मैंने उनसे जो ना वो बिल्कुल जो ना वो इनकार कर दिया और बिल्कुल उनको मैं बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि दोबारा मेरे से जो ना इस मामले में बात ना की जाए। जो मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, मेरे भाई हैं, मेरे जो और रिलेटिव हैं, वहाँ पे जो ना होता रहे। अब क्या इस फैसले पे अपील्स दायर की जाएंगी? आपका मजीद खर्चा होगा आगे भी अदालतों में? जी जाहिर है, ये तो आपको पता ही है, तो ये तो आगे तो खर्चा होता ही है, हो गई खर्चा। मेरे 2 साल हो गए हैं, मेरा बिल्कुल कारोबार जो है ना वो बिल्कुल आप मुझे ये बताएं कि डेली जब आप 8 बजे से लेके 3 बजे तक अदालतों में आप बैठे रहेंगे तो फिर आप क्या कारोबार कर सकें? जो फिर उसके बाद आपके अदालत से आने के बाद जाना वो आप तो ये हालत होती नहीं है कि आप जाना वो कि मतलब काम कर सकें। सही। तो ये 2 साल में जाना वो इसलिए हमारा फैसला हुआ है। इसमें जाना वो सबसे पहले तो ये हुआ कि हमारे जो इस केस में 780A लगी हुई थी, 780A जो ना उसको रिमूव कर दिया गया। फिर हमने जो ना वो तकरीबन 6-7 महीने की तगदो के बाद जो ना इसको हाई कोर्ट से बहाल करवाया। उस बहाल की ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको बहाल किया। फिर जो ना वो 2022 में तकरीबन अक्टूबर 9 2022 में जाना इसको फिर जाना वो वहाँ से ATA से जाना इसको जो ATC से 780A को ख़त्म कर दिया गया। ये सेशन कोर्ट में आ गया और ये हमारी खुशकिस्मती थी कि सेशन कोर्ट में जाना ये फैसला आ गया। ये मुझे बताइए कि क्यों मारा उसामा को? ये मालूम पड़ा आपको उसामा को क्यों मारा उन्होंने? क्या दुश्मनी थी, क्या वजह थी? ये तो कहीं भी जाना वो उनको जाना वो नहीं हुआ कहीं भी। ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन इनकी अपनी थी ना, इन्वेस्टिगेशन पेटी भाई अपनी थी, पुलिस के लोग थे। जी तो सारी इन्वेस्टिगेशन उनकी अपनी थी और जो ऑनरेबल जज साहिबा ने जो फैसला दिया है वो सारा इस एविडेंस के ऊपर जो इनके जाना जो अपनी तफ्तीश थी और जुडिशल इंक्वायरी JIT भी ज़ाहिर है JIT के जो हेड होते हैं वो
एसपी पुलिस की एसपी होते हैं, तो सब इनके हाथ में था ना। सही। तो उसके बावजूद भी जो है ना ये लोग जो है ना वो मतलब एक गुनहगार और सजावार करार पाए हैं। और इनको मैं कहता हूँ कि ये हमारी अदालत ने हमारे नदीम साहब, जिसको उम्र कैद की सजा हुई है, आपको क्या लगता है कितने साल जाएगा और फिर वही काम शुरू कर देगा? सर मैं इसके बारे में तो इतना नहीं जानता हूँ कि अल्लाह करे कि ना आए बाहर, अल्लाह करे कि जाना वो अगली अदालत से भी जाना इसको जाना हम तो कोशिश करेंगे, अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि वो बाहर ना आए। सर उम्र कैद की सजा भी होगी तो 10, 11, 12 साल जेल काट के बाहर आ ही जाएंगे। सर मेरे ख्याल में उसके बाद जाना इनको अगर कोई हुए इंसान के बच्चे हुए तो ये तो जाना इसको अपने लिए हिदायत का जाना समझेंगे। बेशक हिदायत अल्लाह के हाथ में, लेकिन नदीम भाई जो जेल में जाते हैं वो ज्यादा अच्छे और बेहतर और प्रोफेशनल क्रिमिनल बन के बाहर आते हैं। हमारी जेलें ऐसा लगता है जैसे क्रिमिनल्स का ट्रेनिंग सेंटर बन चुकी हैं। अल्लाह रहम फरमाए। बस ये हमारे अरबाब इख्तियार को देखना चाहिए कि जाना वो अगर कोई इस तरह की हमारा जाना निज़ाम इस तरह का है तो इसको हमारा जाना वो निज़ाम को बदलना चाहिए ना। ये तो जाना वो सबसे पहले हमारे बदल जाए तो ये तमाम मसले पैदा ही ना हो हमारे मुल्क में। मसला यही है हमारे मुल्क का कि निज़ाम ही नहीं बदलता। आप जैसे लोग हैं जिन्होंने 2 साल की जंग लड़ी है और आखिरकार उनको इंसाफ मिला है 50 लाख खर्च करने के बाद। जी मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये अगर पाकिस्तान का हर शहरी जो है ना मेरी तरह अगर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए ना तो मतलब आप देखें सिविलाइज नेशन में क्या होता है जो ना वो अवाम जो ना वो अवाम बाहर सड़कों पे निकल आए तो जो ना वो कोई क्या कर सकता है। कोई यहाँ पे जो ना वो ये पुलिस तो जो ना वो एक पुलिस तो जो ना वो एक ये तो हमारे जो ना वो नौकर हैं, ये तो हमारे जो ना वो ये तो हमारे टैक्सेस पे जो ना वो जो मतलब इनकी तनख्वाहें इनकी हमारे टैक्सेस से होती हैं। तो ये लोग जो ना वो अगर हमारे मालिक बन जाएंगे तो हम तो फिर जो ना वो हमारे जैसा तो जो मतलब बेवकूफ़ कोई है नहीं है। हम तो अवाम में शऊर नहीं है हम लोगों में। अल्लाह रहम करे। नहीं सब ऐसा ही है, लोग कोशिश करते हैं आवाज़ उठाने की, लेकिन वही बात है कि किसी के पास इतना पैसा 40-50 लाख है नहीं कि जो अपने लवाहिकीन को इंसाफ दिला सके। देखें मेरी बहन, बात ये है कि ये देखें जब इंसान मेरे पास भी जाना वो मैंने कोई जाना वो मेरे पास कोई कानून के ख़जाने तो है नहीं है कि मैं मतलब मेरे पास जो था और जो भी जो ज़ाहिर है जन्म अभी तो ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे पास था तो मेरा जाना वो लगा है। नदीम भाई अल्लाह आपको हिम्मत दे, आपको ताकत दे कि आप मुकाबला कर सकें सिस्टम का, निज़ाम का, क्योंकि यकीनन अदालतों में जाने का मतलब है कि जेब में पैसा और फारिग वक्त होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने वक्त में दिया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में इंसाफ आम हो जाए, मुल्क के 99% मसाइल हल हो जाएंगे। जब चोर के हाथ काटे जाएंगे तो वो दोबारा चोरी करेगा नहीं। बट सैडली हमारे यहाँ इंसाफ का निज़ाम उसी के लिए काम करता है जिसके पास 40-50 लाख हों जेब में, तो ही वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। गरीब आदमी की जगह नहीं है। गरीब आदमी का हाल वर्दा आपने देखना है, कभी किसी भी शहर के सिटी कोर्ट में चले जाएं और देखिए कि वहाँ कितने कैदी होते हैं जिनके पास खाने को नहीं होता, जिनके पास वकील नहीं होता, जिनको प्रोसिक्यूशन के अंदर फंसा दिया जाता है। बहुत से बेगुनाह भी होते हैं। तला बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, हमारी आवाम पर रहम फरमाए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ MQM पाकिस्तान की। MQM पाकिस्तान ने सिंध में बल्दियाती हल्का बंदियों के खिलाफ 12 फरवरी को धरना देने का ऐलान किया है। डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़ेह तौर पर साफ साफ कहा है कि हक मांगने से नहीं मिलेगा तो वो छीन कर लेंगे। और कराची में शुरू होने वाली नई सियासी हलचल पर हम बात करेंगे उनसे। फारूक सत्तार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें सुबह सवेरे दिया। मेरा पहला सवाल यह है कि आपने इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया था, अब तो इलेक्शन हो चुके हैं, अब तो मेयर आने वाला है, अब बहुत देर नहीं होगी आपके एहतजाज करने के लिए? अब क्या वजह है, क्या फ़ायदा होगा इस एहतजाज का फारूक सत्तार साहब? जो सियासत उसूलों की बुनियाद पर की जाती है उसकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। और नज़रियाती तहरीकें, हमारा ये दावा है कि मुल्क में अगर कोई सियासी जमात
नज़रियाती जमात है, कोई अवामी जमात है और अवाम के बुनियादी हुकूक से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें सियासत करना, इंतखाबात लड़ना या आइन के बुनियादी आर्टिकल 17 में है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 218 क्लॉज 3 के तहत साफ, शफाफ, मुनसिफाना, ईमानदाराना, दियानतदाराना इलेक्शन कराने चाहिए। तो हम ये उनकी जिम्मेदारियों को उन्हें याद दिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने खुद ये तस्लीम कर लिया कि हाँ 53 के करीब आपकी सीटें ज़्यादा होनी चाहिए जो कम हुई, तो मुझे बताइए कि एक ऐसा ऐवान जिसमें एक जगह तो 30,000 के वोटर्स पर यूसी काउंसिल का हल्का और दूसरी जानिब जो है वो 1 लाख का हो, तो ऐसे ऐवान में अवाम के साथ इंसाफ कैसे ऐसा ऐवान कर सकता है? ये बल्दियाती इंतखाबात ही झरलू थे, ढकोसला थे और जब ये हल्का बंदियाँ हो जाएंगी तो ये एक दबाव खुद ब खुद इंतखाबी सियासत पर, बल्दियाती ऐवान पर पड़ेगा कि ये ऐवान, इसकी कंपोजिशन, इसकी जो तरतीब है और जो अवामी नुमाइंदगी कराची के मुख्तलिफ इलाकों की है, ये सही नहीं है। और हमें ये एहतजाज करके बार बार याद दिलाना है कि जो मुंतखब होकर वहाँ चले भी गए हैं वो अपने वोट बैंक के साथ, अपने अवाम के साथ, शहरियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं जब उनके बुनियादी मसाइल के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। बल्दिया के जब पहला इजलास होगा उसमें ये करारदाद पास नहीं होगी कि ये ऐवान मुंतखबी गलत हुआ, गलत हल्का बंदियों पर हुआ, तो फिर वो पानी, कचरा उठाने का या गटर के जो दीगर मसाइल है या ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं या जो सड़कें अच्छा फारूक भाई, ये बताइए धरने के लिए मकाम फवारा चौक ही क्यों मुंतखब किया? गवर्नर सिंध तो आपके अपने हैं, फिर धरना फवारा चौक पर ही क्यों? एक तो वो प्रेस क्लब से करीब है, जो फवारा चौक का मकाम है प्रेस क्लब से करीब है, फिर वो गवर्नर हाउस से भी करीब है और उसके हम गवर्नर हाउस या गवर्नर हाउस के खिलाफ ये एहतजाज नहीं कर रहे, ये चीफ मिनिस्टर हाउस, वजीर आला हाउस के खिलाफ हो रहा है। लेकिन प्रेस क्लब के करीब होगा तो कम से कम वो जो रेड जोन का मामला है वो फौरी तौर से लागू नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, पिछले धरने भी ज़्यादातर जमात इस्लामी के हों, PSP के हों, वो सारे के सारे फवारा चौक पर तकरीबन वहीं पर हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये हमने जगह सिलेक्ट की है तो ये कोई यहाँ तवज्जो मीडिया की भी आती है, आवाम का भी आना जाना यहाँ से होता है और इतवार है, 12 फरवरी का दिन है। मुझे यकीन है कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्टी कराची के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करे, क्योंकि कराची इस वक्त लावारिस सा लग रहा है, यतीम सा लग रहा है, यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आई होप आप कामयाब होकर कराची का मसला हल कर सकें। आगे बढ़ते हैं, आपको मिलवाएंगे कौम की एक बड़ी कमाल बेटी से, एक ऐसी बच्ची से जिसने हर पाकिस्तानी का सर फखर से बुलंद किया है और यकीनन बिना नेशनल लेवल पे सहूलियात के बिना उन्होंने इतना कुछ अचीव किया। तलहा, आपने छोटे पैकेट में बड़ा धमाका जो है उसका नाम तो सुना ही होगा, ये कहावत बहुत मशहूर है और मुझे फातिमा इस वक्त ऐसे ही लग रही है कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। और ये इनके लिए 14 साल की उम्र में माशाल्लाह इतने सारे आप देखें ट्रॉफीज आप टेबल पे देख सकते हैं हमारी, और सर्टिफिकेट्स भी वो हाथ में लेके बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। फातिमा कैसी हैं? और आप मुझे बताएं, क्या रबड़ की बनी हुई हो या इतनी जिम्नास्टिक करती हूँ? मैंने अभी देखा 4-5 साल की उम्र में शुरू कर दिया होगा आपने। हाँ, प्रैक्टिस करने के बाद ही आज इस मुकाम पर पहुंची हूं। शौक कैसे हुआ? ट्रेनर्स कौन थे? क्या क्या अचीव किया? In my childhood, I am doing exercise on my bed mattress. Then my family decided to join Sin Sport Board Sport Complex. वहाँ पे सराफान एंड सरुमेर जो मेरे कोच है जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, उन्होंने मुझ पे बहुत वर्क किया और मैंने खुद भी बहुत। स्टार्ट से ही बॉडी फ्लेक्सिबल थी या ये करने के बाद प्रैक्टिस करने से ये हुई है? सिर्फ शौक ही आप इसमें आई हो? वरना होता है ना, बाज़ लोग कहते हैं कि भाई शुरू से फ्लेक्सिबल है तो चलो जिम्नास्टिक ही करना है। मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल ही थी, तो जब मैंने एक्सरसाइज ट्राई की तो सर ने कहा तुम्हारी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, तुम कर सकती हो। जिम्नास्टिक में आपको क्या मजा आता है? क्या ऐसी खास बात है जिम्नास्टिक्स में? जिम्नास्टिक्स सिन स्पोर्ट बोर्ड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में बहुत अलग अलग गेम है, ताइक्वांडो है, स्क्वॉश है, बट जब मैंने जिम्नास्टिक्स देखा वो एक अलग ही गेम है। उसमें ना खड़े होकर खेलना है ना बैठ, उसमें एक्सरसाइजेस है, जंप की, स्प्रिंग की, बीम है, वॉल्ट है, अलग अलग एपरेटस वगैरह है वहाँ पे, बहुत अलग डिफरेंस है। सेकंड स्पोर्ट अगर आप जिम्नास्टिक ना चूज करती तो क्या चूज करती? सेकंड स्पोर्ट स्क्वॉश। बहुत कमाल खेल है, विदाउट अ डाउट। अम्मी अब्बू फैमिली ने कितना सपोर्ट किया?
फैमिली ने, मेरे मामू ने शुरू से मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे पिक एंड ड्रॉप करने वाले मेरे मामू ही थे जो मुझे लेकर जाते थे अपने ऑफिस से, फ़ौरन जल्दी से मुझे पिक करते थे और फिर मुझे छोड़ते थे फिक्स टाइम। फैमिली में कोई और है स्पोर्ट्स में या सिर्फ आप हो? नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। सिर्फ आप ही एथलीट हो और किसी को शौक नहीं, कोई करना भी नहीं चाहता आगे? हाँ, मेरी कजन्स वगैरह ने स्टार्ट किया था। अच्छा, ये बताएं ट्रॉफीज किस किस चीज़ की हैं? सबसे पहले तो मैंने इंटर स्कूल खेला था, उसके बाद लाहौर में फर्स्ट नेशनल हुई थी मेरी, उसमें सिंह टीम फर्स्ट आई थी, हम लोग फर्स्ट आए थे माशाल्लाह। और फिर सेकंड जो थी 2018 में, उसमें बीम पे मैंने फर्स्ट मेडल लिया था गोल्ड, और फ्लोर पे भी और वॉल्ट पे भी। एंड देन कोविड में 3 साल निकल गए थे हमारे, उसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं हुआ। फिर अब सर अहमद अली ने नेशनल रखवाई थी जामशोरों में 2023 में, उसके सर्टिफिकेट्स भी मेरे पास मौजूद है। उसमें भी हमारी टीम, इतने सारे सर्टिफिकेट्स आप हाथ में लेके बैठे, ये तो सिर्फ नेशनल्स के, आम इंटर स्कूल्स वगैरह के तो मेरे पास रखे हैं अभी घर पर। जिम्नास्टिक्स की जिस तरह आपने माशाल्लाह से महारत हासिल की फातिमा, जो एक स्पेशल आपके लेवल का प्रो जिम्नास्टिक होता है, उसको अपनी लाइफ में जिम्नास्टिक का इम्पैक्ट फील होता है? क्या वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है उसमें, या वो अपने टारगेट ज़्यादा बेहतर देख के अचीव करता है? क्या फ़ायदा होता है जिम्नास्टिक करने का? जिम्नास्टिक से एक तो सबसे पहले हमारा स्टेमिना जो है बहुत अच्छा रहता है। जैसे कोविड में बहुत सारे लोग बैठ गए थे घर में, बट मम्मा मेरी पूरी फैमिली परेशान हो गई फातिमा को कुछ ना हो जाए। बट जब सर से बात की तो सर ने कहा इसका स्टेमिना बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पोर्ट्स कोई सा भी हो करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। मैं भी यही कहूँगी कि जिम्नास्टिक्स ना हो, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, आपको डालना ज़रूर चाहिए अपने बच्चे को, ताकि उसकी बॉडी और स्टेमिना। अभी कौन से ग्रेड में हो आप? 9th में हो, तो 9th के साथ साथ आप प्रैक्टिस कर रख रही हो, तो पढ़ाई ज़्यादा आसान लगती है कि जिम्नास्टिक करना आसान लगती है? और पढ़ाई को कितना टाइम देती हो, कितने घंटे प्रैक्टिस करती हो? पढ़ाई, कोचिंग भी जाती हूँ। प्रैक्टिस मेरे 2 आवर्स होते हैं 6 to 8, और उससे पहले मैं कोचिंग जाती हूँ और स्कूल्स भी जाती हूँ। तो कभी टीचर्स ऐसे नहीं कहती हैं कि कभी मार्क्स कम आए, या कभी प्रैक्टिस में इतनी बिजी हो गई हो, किसी आप नेशनल लेवल पे आप खेल रही हो चैंपियनशिप में, तो उसमें कई मार्क्स कम हो, टीचर ने आपसे कहा हो कि जी आप स्टडीज़ पे ध्यान नहीं दे रही हो? नहीं, ये नहीं कहा, क्योंकि टीचर्स को भी पता है मैं गेम खेलती हूँ, सपोर्ट कर रहे हो। तो हाँ, सपोर्ट सब सपोर्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? आपने स्पोर्ट्स बोर्ड का नाम लिया, उनका सेटअप कैसा है? अच्छा है? बस सही है, बट अभी हम जामशोरों गए थे ना, उनका फ्लोर वॉल उनकी बहुत अच्छे एपरेटस है। हमें अभी जामशोरों के, हाँ जामशोरों के, हम जामशोरों से पीछे कराची वाले। हाँ, अल्लाह अकबर। यहाँ पे हमें एपरेटस प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। हम लोग अगर करें तो हम लोग बहुत अच्छा खेल सके। हम लोग यहाँ पे, ये बात तो खैर हकीकत है, हमने कितने आपको अपने हीरो पाकिस्तानी से मिलवाया है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वो एडवांस लेवल की फैसिलिटीज़ हमें नहीं प्रोवाइड की गई हैं। उसके बाद हमारे प्लेयर्स, हमारे एथलीट्स, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन इतना अच्छा खेलते हैं, सोचें जामशोरों आगे निकल गया कराची से। हाँ, ये बात एक है। वो भी जिम्नास्टिक की बात करिए, जिम्नास्टिक में जामशोरों आगे निकल गया, बहुत बड़ी बात है। फातिमा, थैंक यू सो वेरी मच, आप आई हमारे शो पे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें, किसी का थैंक यू अदा करना चाहें? हाँ, मैं अपने सर का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ, और गवर्नमेंट ने तो कोई सपोर्ट नहीं की जो सर करते थे, और सर नहीं। हम भी आपके सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मामू का भी तो करो। मामू का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने पिक एंड ड्रॉप किया। मामू का नाम तो लें। अली अकबर। अली अकबर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे अपने गोल में मिलाया। अल्लाह ताला पाकिस्तान के टैलेंट को ऊपर लेकर आए, अपनी मदद आपके तहत ही पर लेकर आए, क्योंकि आपने देख लिया अपैरेटस इंफ्रास्ट्रक्चर ना है, ना होने के बराबर है जिम्नास्टिक्स है। सैडली न जाने कब हम आगे बढ़ेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और दुनिया बोल है में जब स्क्रीन खुली होगी आपने देखा होगा इतने सारे ड्राई फ्रूट्स रंग बिरंगे से हमने देखे। ड्राई फ्रूट्स है तो आप काजू की बात कर लें, पिस्ते की बात कर लें, बादाम की बात कर लें, लेकिन यहाँ पे आप देखें कितने डिफरेंट किस्म के ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे ड्राइड कीवी भी है, हेज़लनट्स है, और मेरे पास एक बहुत डिफरेंट सी चीज़ है जो कि हम पूछेंगे कि इसमें है क्या। बेसिकली आगा साहब जो है इन तमाम ड्राई फ्रूट्स के सप्लायर हैं, मास्टर हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। और साथ ही वेरी हैंडसम और आप सबके फेवरेट डॉक्टर खुर्रम मुशीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और उनसे हम जानेंगे कि ड्राई फ्रूट्स की कितनी अहमियत है हमारी स्किन के लिए और कितना ज़रूरी है खाना। तो अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, पहले तो आपसे स्टार्ट करूंगी, ये बताइएगा कि ये क्या है। थैंक यू फॉर बोल चैनल और ऑल ओवर मीडिया, मैं इनका तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ। आज आगा भाई को इन्होंने इनवाइट किया, और मैं ड्राई फ्रूट के हवाले से 2 बातें करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब मेरे बराबर बैठे हैं, बड़े सीनियर हैं, इस मामले में बहुत अच्छी बातें करते हैं। आजकल आपको पता है कि सारा सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल, बात चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब लोग सोशल मीडिया पे ढूंढते हुए आते हैं और लेते हैं। अब वो टाइम गया कि बादाम पिस्ते हर जगह पड़ रहे हैं, अब नई नई चीज़ें लोग मांगते हैं।
नई नई चीज़ें खाते हैं और इसके बड़े फ़ायदे भी हैं। क्या क्या है नई चीजें बताएं, इंट्रोड्यूस कराएं। क्या है मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि इसका मैंने खा के देखा, इसका फ्लेवर चॉकलेट की तरह है और ये दिखने में अखरोट टाइप का निकलता है अंदर से। अगर आप दिखा सकते हैं तो प्लीज किसी जूम क्या है आगा भाई? ये क्या है? पिकन नट्स कहते हैं, पिकन नट्स। पिकन नट्स ये ऑस्ट्रेलियन पिकन नट्स होते हैं। ये वो वाले अखरोट है ऑफ कोर्स जिसकी कड़वाहट कम होती है थोड़ी सी, इसका मजा चॉकलेट जैसा है। इसका चॉकलेट जैसा फ्लेवर है, आप खा के देखें तला। नहीं मैंने खाए हैं पहले भी, बाहर मुल्कों में तो उनकी बड़ी डिमांड होती है। अब थोड़ा जो है ना मीडिया इतना वो हो गया, स्टेबलाइज हो गया कि अब हर चीज पाकिस्तान में मिलने लगी है। डॉक्टर साहब चेक करें क्या चीज है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बड़े बेनिफिट्स है। एक तो ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, ये अच्छा फ्री कोलेस्ट्रॉल है ये, डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। जी बिल्कुल। और ये कितने खाने चाहिए दिन में? कि हम तो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना मुट्ठी भर भर के, तो फिर पेट भरो जितने अफोर्ड कर सकते। देखिए ये भी एक अच्छा मुझे यहाँ पे नजर कुछ और अच्छा। ओह ये तोले के हिसाब से बिक रहे हैं आजकल। ये नहीं, इसमें अगर हमने चिलगोजा खाना भी शुरू किया, ये मैंने हाथ में लिया तो शायद एफबीआर की रेट पर जाएगी क्योंकि चिलगोजे इतने महंगे, इनको उठाना भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते फिलहाल। इसको वापस रख दो। बात जो मम्मी डैडी होते हैं जो कहते हैं कि मैं छील नहीं सकता बर्गर जी, तो इसके लिए मैं ये भी लाया हूँ, ये देखें आप, इसको खाना पड़ेगा अपने छिले में चिलगोजे। ओए होए ओए होए ये चेक करें जरा डॉक्टर साहब। आप हमारी आदतें ना खराब करें। देखिए हमने बड़ी मुश्किल से चिलगोजे खाना छोड़े हैं, अभी आप छिले हुए चिलगोजे खिला रहे हैं, आदत खराब हो जाएगी हमारी। अच्छा हमारी स्किन के लिए ये ड्राई फ्रूट्स, ये चिलगोजे जो कि कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, हाथ लगाना भी ऐसा लगता है कि आप ब्लेस्ड हो गए। बिल्कुल कितने फायदेमंद है हमारी स्किन के लिए? सबसे बेस्ट चीज एक तो आपको एक चिकनाई चाहिए होती है बॉडी में ना, जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, ठीक है, वो इन्हीं से मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6, कॉड लिवर ऑयल की जो तासीर होती है उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है, यानी मछली के तेल से भी ज्यादा इफेक्टिव है, एंटी एजिंग है। चिलगोजा या फिर सारे ड्राई फ्रूट्स? सारे ड्राई फ्रूट, सारे सब में जो होता है, देखिए चिलगोजे में तो बहुत ज्यादा, मगर जितने आमंड्स हो गए, इवन किशमिश हो गई, बादाम हो गए, जितने भी हैं उनमें एक सब एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे हम लड़कियों को बड़ा मशहूर होता है ऑयल ऑफ केड अगर लगाए, ठीक है, वो आपका ऑयल ऑफ केड की प्रोडक्शन ही आपकी फेस पे उसी से होती है। जब आप खाते वो आपकी बॉडी में अच्छे जो फैट्स हैं, जिससे आपकी रिंकलिंग खत्म होती है, जिससे आपकी आईसाइट तेज होती है, जिससे आपकी तमाम मसल्स सही काम करती है। उसके अलावा आपके जोड़ों का दर्द खत्म होता है। गाउट जो गठिया कहते हैं, गठिया का दर्द बहुत सारे लोगों में, क्योंकि हमारे यहाँ गोश्त, कढ़ाइयाँ, वो कहते हैं जो नली वाली नहारी, उससे कहते हैं वो चिकनाई अच्छी होती है। वो चिकनाई कभी कभी अच्छी होती है और समझिए कि वो बेस्ट चीज़ है। देखिए जितना आप पाए खाते हैं, नली नहारी खाते हैं, वो भी कोलेजन का बेस्ट होता है, मगर क्वांटिटी हमारे यहाँ जो होता है ना, हर चीज़ कितना खाएं, वो खाते रहते हैं। अच्छा लड़कियों की मुट्ठी और मर्दों में बड़ा फर्क है, ठीक है, तो लड़कियां भी उतनी क्वांटिटी ले लेती हैं। अच्छा उससे क्या होता है, फिर आपकी एक्ने आती है, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाते हैं, फिर आपको एंजाइटी होती है, ठीक है। आगा साहब ये क्या चीज है? मैं भी यही सोच रहा था, ये डिफरेंट कोई चीज मुझे क्रैकर्स टाइप की नजर आ रही है। ये काबुल की खुबानी है, इसको बड़े जबरदस्त तरीके से बनाया गया है। अगर ये कैसे बनाया गया है, ये देखें, इसको अगर टेस्ट करें। जी बिल्कुल टेस्ट करें वर्दा, पहले आप ट्राई करा रहे हैं आपको, आप ले ये बनाया गया है, खुबानी को सिखाया गया है, क्या है? थैंक यू। हाँ असल में मैं तो ड्राई फ्रूट से हूँ और किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, कहते हैं जो काम करने वाले हैं उनके मुंह को ताले लग जाते हैं। ये नो डाउट, ये हकीकत बात है। रोज आप देखते रहते होंगे ना। अच्छा एक बात मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा, चिलगोजा जो है, चिलगोजा आज हमारे पास जो कस्टमर आते हैं ना, जो मरीज होते हैं गर्मियों में, जब हमारा काम स्लो हो जाता है, तो जो डॉक्टर होते हैं या हकीम जो होते हैं वो बोलते हैं चिलगोजा इसमें ऐड करना है आपने। अच्छा चिलगोजे में बड़ी विटामिन है, ओवरऑल तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर चिलगोजा में जबरदस्त विटामिन है। लेकिन चिलगोजा महंगा इतना हो गया, वो तो ऐसे बिक रहा है कि अफोर्ड कहाँ से करें चिलगोजा। पहले मगर आगा के पास महंगा नहीं है। कितना है ये? आपको 8,000 रुपए किलो पड़ेगा। 8,000 रुपए किलो? ये महंगा नहीं है, 20,000 रुपए किलो तक गया था चिलगोजा। 16 इस्लामाबाद में बड़ी स्टोर पे सर जाएंगे जी तो इनको आइडिया होगा। नहीं आपसे हम सस्ता कैसे खरीदे, कहाँ मिलता है? इतनी सारे आइटम तो मिलते भी नहीं है। बस मैं सोच लिया मैंने क्या क्या छप्पड़ करना है। नहीं बिल्कुल आप चिलगोजा पे नजर तला। नहीं अच्छा। कुछ और अब बताऊंगा नहीं। ये जो हकीम डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं, जब सर्दी आती है तो डॉक्टर साहब ज्यादा मालूम देते हैं। ये जब मैदे से इसका ताल्लुक होता है,
मैं खुद इस चीज़ को जब मैं सर्दी में खाता हूँ मेरे को ये असर नहीं करती, गर्मी में खाता हूँ तो ये थोड़ा सा आपको पता है मौसम चेंज होता है, मैदा गर्म हो जाता है, आपको फिर एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम भी होने लगता है। ऐसे ही डॉक्टर कि आप जब ज़्यादा हम जब ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके कहते हैं ना कि आपके पिंपल्स और एक्नी होना शुरू हो जाती है, स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल आना शुरू हो जाता है। मौला कायनात से पूछा गया शेर खुदा फाते खैबर हैदर कर्रार से कि जहर क्या है, तो उन्होंने कहा हर वो चीज जो हद से बढ़ जाए जहर है। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स कोई भी चीज अगर आप सही क्वांटिटी में नहीं लेंगे तो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। बिल्कुल सही बात है। और समझिए जितने ब्लड प्रेशर के मरीज बहुत ज्यादा सॉल्टेड चीजें करके खाते हैं, ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा, हम लोग लिहाफ में लेटे हुए और जी खाए चले जा रहे हैं। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी ओबेसिटी का बड़ा ताल्लुक है इससे, अच्छा, ठीक है, आपके जो पूरे फ्लैबी स्किन जो होती है ना कि वो कहते हैं थल थल हो रही है बॉडी, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये खाएंगे तो डेफिनेटली। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लड़कियों में बहुत कॉस्मेटिक इशू है, ज़ैंथेलाज़्मा एक चीज़ होती है। ज़ैंथेलाज़्मा क्या है? जो आपकी आंख के पास बॉल्स आ जाती हैं, ये डिपॉजिट्स आ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के, बॉल्स, अच्छा बिल्कुल बॉल्स टाइप बन जाती है, कम से कम वो जो कॉइन टाइप भी होती है वो इससे बनती है। और होता ये कि उनके जो बड़े होने से आपका आंख ड्रूपी और आपकी आंख खुलना मुश्किल हो जाती है, उनका बोझ बहुत बढ़ता है, तो उसकी इतना नहीं खाना चाहिए। हर चीज खाएं, अच्छा खाने से पहले खाया करें। अच्छा ये भी है, खाने से पहले खाएं ड्राई फ्रूट्स। पहले आप थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल अगर आप कोई फ्रूट्स खाने, ड्राई फ्रूट्स खाने, वेजिटेबल जो भी हेल्दी फूड है बिफोर द फूड पेट खाली हो ताकि वो फायदा दे। बिल्कुल। हमारे क्या करते हैं लोग, कल भी एक लड़के का फोन आया, वो कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ जी, खाने के बाद मुझे बड़ी ब्लोटिंग होती है। मैंने कहा क्या आप खाते क्या है? मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ, उसके बाद मैं चॉकलेट आइसक्रीम ब्लैक वाली ड्रिंक में मिला के उसके साथ पीता हूँ, फिर कोई फ्रूट खाता हूँ, फिर ड्राई फ्रूट खाता हूँ। तो मैंने कहा ये आप सब चीजें आप पहले खाने से पहले खा लिया करें। तो ये कहते खाना तो थोड़ा सा खाता हूँ, आधी चपाती, कुछ भी नहीं खाया। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद क्या, वो आइसक्रीम थी वो कॉर्नेटो वाली, ठीक है, उसके अंदर कोक ऐड की, ठीक है, वो खाया, फिर उसके बाद कोई फ्रूट्स खा लिए हेल्दी, फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट्स के हार्ट भी हेल्दी। अल्लाह अकबर, ये तो पैदा ही खाने के लिए हुए हैं ना सर, हम कुछ खाते हैं जिंदा रहने के लिए, कुछ जिंदा रहते हैं। डॉक्टर खुरम ये बताएं कि सर्दियों का मौसम था अभी, अच्छा मूंगफली ऐसे लोग शौक से खाते हैं रात में बैठ के, लेकिन वो खाते इतनी क्वांटिटी में हैं कि फिर उसके बाद उनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। अच्छा मूंगफली के नुकसानात क्या है? फायदे तो हैं थोड़े बहुत अगर एतदाल में खाई जाए, तो नुकसानात क्या है अगर ज्यादा खा लें तो? देखिए एक तो आपकी ऑयली स्किन बहुत होती है, ठीक है, एक डिजीज होती है एलोपेशिया एरिएटा जो बाल खोरा बीच में होता है, उसमें क्या होता है अगर आपके बहुत एक्स्ट्रा ऑयल्स डेवलप होते हैं, बहुत आपकी चिकनाहट होती है, तो उससे आपके बाल भी बहुत ज्यादा, जैसे अगर आप पानी खड़ा हुआ, अगर आप नॉर्मल पानी देंगे फसलों में तो अच्छी ग्रोथ आएगी, अगर पानी खड़ा हुआ डैमेज हो जाएगी। इसी तरह आप बहुत मूंगफलियां खाते तो आपको गंजापन होना शुरू हो जाता है। अच्छा मूंगफली ज्यादा खाने से भी क्योंकि आपका एलोपेशिया वो स्ट्रेस भी आपका एग्रीवेटेड होता है, और सेकंड मूंगफली से क्या होता है कि आपके खराब वाला कोलेस्ट्रॉल वो बहुत इंक्रीज होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल आपका इंक्रीज हो जाता है। अच्छा फिर लोग कहते हैं कि जी मैं तेल डालने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे सर में वैसे ही बहुत बाल आते हैं, ऑयली है, वो स्कैल्प भी ऑयली हो जाता है आपका, ऑयली हो जाता है। ये बिल्कुल गलत रुझान है। और थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, इसको क्या करते हैं लोग, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट को ना दूध के साथ बहुत ज्यादा ऐड करते हैं। हाँ अच्छा, अक्सर लोग देखा भी गया है कि सर्दियां शुरू होती हैं तो दूध में लोग बादाम पिस्ते और काजू का पेस्ट, वो दूध वाली बोतल मिलती है ना हर दूध की दुकान पर भाईजान, इसके अंदर होता है। क्या वो थोड़ा बहुत नुकसान सही है, थोड़ा बहुत अच्छी चीज है, मगर क्वांटिटी हमारे यहाँ पूरा फालूदे बन रहे हैं, फिर खीर बन रही है, अच्छा ज्यादती वही वाली बात है। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिफरेंट चीज नजर आ रही है, ये क्या है आगा साहब? ये चिया सीड्स कहते हैं इसको। चिया सीड्स वेरी हेल्दी। अच्छा ड्राइड फ्रूट्स कौन-कौन से हैं आपके पास? सारे किस्म के हैं। मेरे पास जबरदस्त ड्राई फ्रूट्स है सर। नहीं ड्राइड फ्रूट्स जैसे कीवी है, चेरी है, बेरीज भी हैं यहाँ पे। ये चेरी है, ये कैंसर के मर्ज के लिए बोलते हैं डॉक्टर साहब, ज्यादा बताएंगे। चेरी, सॉरी कीवी ऑफ कोर्स। डॉक्टर साहब इसके क्या बेनिफिट्स हैं? बेरी है ना, ये देखिए बेरी की फैमिली है ना, जैसे स्ट्रॉबेरीज हो गई, चेरीज हो गई, हमारे यहाँ फालसे होते हैं, जामुन होते हैं, ये तो विटामिन सी का सोर्स है। जितनी भी लड़कियाँ जो वाइटनिंग इंजेक्शन की शौकीन है, ठीक है, अगर ये खा रोजाना आप अच्छी तरह से ऑरेंज जूस के साथ लें, ठीक है, तो इससे आप बहुत ही वो इफेक्टिव बेनिफिट लेंगी, ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़े अच्छी तरह मेंटेन रहेंगे। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको खाने वाले से और क्या होता है कि आपके बहुत रिंकल्स तो गायब होते ही होते हैं, आपके जो बैग्स बहुत सारी लड़कियों के डेवलप हो जाते हैं, लड़कों के भी हो जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे अंडर आई बैग्स वो बिल्कुल डेवलप नहीं होते। आपको कोई फिलर्स की जरूरत नहीं, आपको लाइपोलिटिक्स की जरूरत नहीं। अच्छा इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मगर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, एक टेलीविजन पे एक प्रोग्राम में एक खातून ने एक मशवरा दिया कि आप कुछ भी नहीं, इतना वाइटनिंग इंजेक्शन बड़ा महंगा होता है, आप बेरीज
ठीक है, और जैसे कि स्ट्रॉबेरीज हो गई, चेरीज हो गई, उनको मैश करें, ऑरेंज जूस में मिलाएं और आप इंट्रामस्कुलर लगा लें। हाँ, तो ये बिल्कुल ट्राई मत करिएगा। वो कहते हैं जो पीने से बेहतर है आप लगा लें। नहीं, इस तरह की हरकतें बिल्कुल मत कीजिएगा भाई, वो प्लीज। एक तरीके से फिल्टर्ड होता है वो। आपको ये खाने में बड़ा इफेक्टिव है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डायबिटिक लोग जो हैं वो समझते हैं कि जी बेरीज जो है वो सेफ है। नहीं, डायबिटिक लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। लिमिटेड क्वांटिटी उनके लिए बहुत जरूरी। थोड़ा सा इतना शुगर लेवल तो हो ना कि आप बिल्कुल फेंटेड ना हो, तो वो बड़ा जरूरी है उनके लिए। आगा भाई की शॉप कहाँ है, मुझे ये तो बताएंगे। आगा भाई आपसे कोई खरीदारी करना चाहे जो इस वक्त देख रहा है तो आपसे कैसे रब्ता करे? बिल्कुल, मेरी दुकान जो है एम्प्रेस मार्केट, जो मेन एम्प्रेस मार्केट, उसके बिल्कुल अपोजिट आगा ड्राई फ्रूट के नाम से मेरी दुकान है। आगा ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, मेरी जो टाइमिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग है। वो क्या है? ऑल ओवर जो कराची के लोग मुझे देखने वाले हैं और मुझे जो देख रहे हैं, मेरी दुकान की जो टाइमिंग है वो बहुत प्यारी है। वो क्या है? वो सुबह 8 बजे खुलती है दुकान और रात को 3 बजे तक मेरी दुकान खुली हुई है। मैं समझा आप बोलेंगे 24 घंटे खुले 24 घंटे भी है सर्विस। ओके। उसकी वजह पता है कि जो कराची बास, और एक बात मैं बताऊं कराची के हवाले से, सदर जो है, सदर एम्प्रेस मार्केट जो है जी, ये बहुत पुराना इलाका है। ओके। तो मैं जो फैमिली हजरात है उनको ये कहूंगा, आपने आगा ड्राई फ्रूट पे एक दफा कदम जमाना है। अगर आपके पास से ऑर्डर करना चाहें कि एम्प्रेस मार्केट दूर है तो क्या ऑनलाइन आप होम डिलीवरी करते हैं? जी जी बिल्कुल, मेरा नंबर भी है, मैं मेंशन कर दूंगा। ये रेड क्या है आगा भाई? 0300 7040 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। सही, दोबारा रिपीट कर दें। 0300 7040 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। अच्छा, ये क्या है आगा साहब, ये जो इसमें बहुत सारी मल्टीपल चीजें रखी हुई हैं? ये मिक्स फ्रूट है। ये मिक्स फ्रूट्स हैं ये सारे। स्ट्रॉबेरी भी है, एप्रिकॉट, ये पपीता है। पपीता, अच्छा पपाया है। ये तो आप खाएं, बड़ा एक बार खाने में तो कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा, लेकिन ये है कि वाकई ये चीजें आपको। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट्स लेना ज्यादा बेहतर है डॉक्टर साहब, या फिर फ्रेश फ्रूट्स लेना ज्यादा बेहतर है? फ्रेश की तो बात ही कुछ और है, मगर देखिए ये खास तौर पे उन कंट्रीज में, जैसे अगर हमें अभी आम खाना है, ठीक है, तो आम तो अभी नहीं खा सकते, ठीक है। इसी तरह थाईलैंड में अगर आप जाएं या फार ईस्ट में, तो वहाँ तो बड़ी इंडस्ट्री है ये, और ये बड़ी अच्छी तरह से वो उसको सेव करते हैं, मगर फ्रेश की बात ही कुछ और है। मगर सेकंड, ये आपको कॉन्स्टिपेशन अगर कुछ लोगों को रहता है, ठीक है, या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपको ब्लोटिंग है, थर्ड आपको बहुत ज्यादा एक होता है ना कि बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी बहुत रहती है, कुछ बेचैनी टाइप रहती है, अगर आप सिर्फ ये लें, बड़ा रिफ्रेशिंग है। ड्राई फ्रूट्स बहुत जबरदस्त, मेरे फेवरेट हैं। लेकिन सारे ड्राई फ्रूट में डॉक्टर साहब ये जो चॉकलेट आलमंड्स थे ना, जिनमें पीकान से, पीकान से भी आगा भाई कई किस्में आती हैं, क्योंकि मेरी बहन कनाडा में रहती है तो वो आती है तो अपने साथ लेकर आती हैं, तो वो थोड़े डिफरेंट है, लेकिन इनका एक्चुअली फ्लेवर चॉकलेटी है। जी जी जी। और इनका रेट क्या है वैसे? ये मैं आपको 42 का पर केजी दूंगा। 42 का पर केजी, आपको 42 रुपए केजी। आपको भी बड़े स्टोर में जाने की जरूरत नहीं है, आपने आगा ड्राई फ्रूट पे कदम जमाने हैं इंशाल्लाह। मैं रिक्वेस्ट करूंगा। लेकिन ये वैरायटी इज अमेजिंग। आगा साहब, मैं हेजलनट्स देख रही हूँ यहाँ पे, हम हेजलनट स्प्रेड बहुत शौक से खाते हैं, जो हम इंपोर्ट करते थे, अब तो आना ही बंद हो गया है, लेकिन कितने के हैं, कितने महंगे हैं हेजलनट्स? डॉक्टर साहब बताएंगे, ये बच्चों के दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। जी। सैफरन का आपने कहा कि आगा साहब के पास असली ईरान का मिलता है? जी जी, कश्मीर का कश्मीर का सैफरन मिलता है, और जिसको हम जाफरान कहते हैं, और जाफरान के कितने सारे फवायद हैं डॉक्टर खुरम से हम जाने, डॉक्टर खुरम कितना बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। देखिए तला भी बिल्कुल आइडिया है, और आगा साहब जो जानते ही हैं, देखिए जाफरान जो है वो आपकी बिल्कुल शरियाने जो हैं हार्ट की, उनको क्लॉक्ड जो हुई होती हैं, उनको बिल्कुल क्लियर करता है, ठीक है। फेयरनेस के लिए तो बेस्ट चीज़ है। अच्छा, कश्मीरी ज़ाफ़रान और ईरानी दोनों बेस्ट है। अच्छा, ये बड़ी डेलिकेसी है ना, ये बड़ी ये देखिए। अच्छा, दूध में मिला के पिए, ठीक है, रोजाना। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात मेंशन करना चाहूंगी, सर्दियों में अक्सर कहते हैं कि बच्चों का सीना जगड़ जाता है या उनको सर्दी लग जाती है, तो उसे बचाने के लिए भी कहते हैं कि बच्चों को 2 से 3 थ्रेड्स जाफरान के अगर आप नीम गर्म दूध में डाल के पिला दें तो बच्चों का सीना साफ रहता है, उनको ठंड नहीं लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, या कुछ बच्चों की आदत होती है लिप लिकिंग की, अगर आप सिर्फ इसको ग्लिसरीन में मिला के होंठों पे ट्वाइस अ डे रगड़ें, ठीक है, उससे आपके होंठ बिल्कुल, एक तो वो जो कहते हैं ना पाउटी लिप्स, जो बड़ा महंगा प्रोसीजर है, ठीक है, वो बिल्कुल पाउटी भी हो जाएंगे और कुशन मिलेगा और बिल्कुल पिंकिश रेड हो जाएंगे। पिंकिश हो जाएंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। जाफरान यानी कि लिप फिलर की जरूरत नहीं है फिर आपको? बिल्कुल भी नहीं, आपको लिपस्टिक की भी जरूरत नहीं है। और सिगरेट स्मोकिंग जितना भी आप पुराने, तो आपने अपने होंठ जाफरान से लाल किए हैं। ये जाफरान तो जरूरी चीज है जी। एक बात मैं ऐड करूंगा, जिन साहब को गुस्सा ज्यादा आता हो, जिस लेडीज डिप्रेशन का शिकार रहती हैं, तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा, इसको लें आप।
डिप्रेशन के लिए भी ये फायदेमंद है डॉक्टर खुर्रम? देखिए आपकी शरियाने खोलता है ना, जितना ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, बीमारियां देखिए जो भी होती हैं, अगर कुछ हमारे प्रीमेच्योर, अगर आपकी लड़कियां होती हैं 20-22 साल में, एजिंग बहुत है, हल्के बहुत हो रहे हैं, एंजाइटी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, जितनी शरियाने खुलेंगी उतना अच्छा है। ये मिक्स ड्राई फ्रूट शहद है ये। अच्छा, ड्राई फ्रूट शहद, शहद कौन सा? चिलगोज़े भी आप अगर देखें, सब देखेंगे इसका, अखरोट, चिलगोज़े, सब चीजें। अच्छा, बाज कस्टमर बीमार, जैसे डॉक्टर साहब बड़े, मैं इनके बारे में ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इनके पास ज्यादा वसी तजुर्बा है। नहीं डॉक्टर साहब, देखो ये जिसका जो शोभा होता है ना, ये देखें, इसमें अभी भी देखें, अगर दिखा सके कैमरा में, ये छोटी, ये बेरी शहद कहलाता है ये, और असली शहद है, बेरी की शहद, यानी शुगर वाले पेशेंट्स भी ले सकते हैं। जी, उसको दूसरी बात ये है कि ये जिनके मतलब जोड़ों में, जी, और ये कितने की, अब अगर पूरी बर्नी लेना चाहें आप, ये 1500 रुपए की बोतल है। ये 1500 रुपए की वाली बोतल है यार। आगा भाई 1500 रुपए की तो इतनी बोतल शहद की नहीं आएगी बेरी की। नहीं तो इसमें ड्राई फ्रूट भी है ना, असली शहद है। जी, बेरी शहद है ये जमा नहीं है अब तक, इसलिए मैं वही सोच रहा हूँ, थोड़ा रेट कम बता रहे हैं आप। इसीलिए आगा साहब मशहूर हैं कि इनके पास जितने भी तमाम चीजें हैं, ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, उसके पैसे बहुत कम है। यहाँ मेंशन करना चाहेंगे, आपको डॉक्टर खुर्रम ने जितना बताया स्किन के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको उसके ड्राई फ्रूट्स खरीदना है तो आप आगा साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन आगा साहब, बहुत जल्दी से आखिरी जुमला कह खुर्रम, थैंक यू सो मच। आखिरी जुमला ये मैं कहूँगा आपकी चौकी, आपने आगा ड्राई फ्रूट पे एक दफा कदम जमाने हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आगा भाई, डॉक्टर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं। कदम आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और जैसे हमने आपको गाना सुनवाया नूरीमा का, इतनी खूबसूरत आवाज़ है, आप आपको मिलवाते भी हैं। नूरीमा रेहान से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नूरीमा एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वालेकुम अस्सलाम। नूरीमा, ये बताइएगा कि आपको अंदाज़ा था कि आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे एकदम से इतनी वायरल हो जाएगी और आप मशहूर हो जाएंगी? जी, मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा जो वीडियो है इन आंखों की मस्ती ये इतना वायरल होगा। मैं एक्चुअली मैं आइस हॉकी प्लेयर हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड नलतर में आइस हॉकी खेलने गई थी, और हमारे क्लब का एक मैच चल रहा था, तो उधर हम जस्ट जैमिंग कर रहे थे और मैंने वो गाना इन आंखों की मस्ती वो गा लिया। एंड जब मैं नलतर से आई तो मैंने देखा कि वो गाना काफ़ी वायरल हुआ है, फिर मुझे पता चला। नूरीमा, आई लव योर हेयर माशाल्लाह से, जो कर्ल्स है ना आपके वो बहुत खूबसूरत है, खुद भी बहुत खूबसूरत है, बहुत क्यूट है माशाल्लाह से। अच्छा, आप वैसे ही गाने गाने के शौकीन है या सिर्फ ये एक आधी गाना गाया था आपने? मैं बचपन से ही गाना गाती हूँ, मैं गाने की बहुत शौकीन हूँ। सीखा है किसी से आपने? नहीं, सीखा नहीं है मैंने, मैं बचपन से करती आ रही हूँ, डिफरेंट आर्टिस्ट के गाने सुनती हूँ और उन्हें कॉपी करने की कोशिश करती हूँ। कोई गाना हमें लाइव सुनाना पसंद करेंगी अभी? ज़रूर, मैं सुनाऊंगी, गज़ल है, आ जाए किसी दिन ऐसा भी नहीं लगता। आ जाए किसी दिन तो, आ जाए किसी दिन तो, ऐसा भी नहीं लगता, लेकिन वो तेरा वादा, लेकिन वो तेरा वादा झूठा भी नहीं, आए किसी दिन तू, ऐसा भी नहीं लगता। थैंक यू सो वेरी मच नूरीमा रेहान। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। आर यू प्लानिंग टू टेक इट प्रोफेशनली या फिर पार्ट टाइम ही? नहीं, मैं म्यूजिक को प्रोफेशनली लेके आगे जाऊंगी इंशाल्लाह। और प्रोफेशनली आपका who's your favorite singer? My favorite singer is Aima Beg and Sajad Ali. मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि आप आइस हॉकी खेलती हैं बहुत अच्छी, तो क्या यहाँ पर तो आइस हॉकी के मुकाबले होते नहीं, आपको कनाडा शिफ्ट होना पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान में जो है, गिलगित बल्तिस्तान में आइस हॉकी के जो मैचेस हैं वो हो रहे हैं विंटर्स में, तो
मैं विल्किन विंटर क्लब की एथलीट हूँ, प्लेयर हूँ। तो हमारे भी नेशनल्स होते हैं। पिछले साल जो गर्ल्स आइस हॉकी कैटेगरी में जो 2022 का जो फॉर द फर्स्ट टाइम फीमेल्स का जो आइस हॉकी नेशनल इवेंट हुआ था, तो उसमें जो मेरी क्लब है विल्किन विंटर स्पोर्ट्स क्लब, हमारी टीम ने फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस नेशनल आइस हॉकी कैटेगरी में ये मैच वॉन किया था। माशाल्लाह, यू वेरी टैलेंटेड, यू वेरी यंग। नूरिमा, अब क्या आपका मुस्तकबिल पाकिस्तान में, मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो यूथ है, जो नौजवान है, वो जैसे कामयाब होते हैं तो कहते हैं बाहर निकलो, लेट्स गो समवेयर एल्स। क्या आपका प्लान क्या है? मेरा भी यही प्लान है। इंशाल्लाह मैं म्यूजिक को लेकर ही आगे जाऊंगी। मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं मजीद मेहनत करूंगी। और पाकिस्तान में रहूंगी, बाहर चली जाऊंगी? नहीं, पाकिस्तान में ही रहूंगी। अल्लाह करे ऐसा हो। नूरिमा, अच्छा ये बताइए, आपके फैमिली की तरफ से कैसी सपोर्ट है? डू दे प्रमोट यू कि यस नूरिमा जो आपको शौक है वो करो, या फिर वही कंजर्वेटिव? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं पहले से। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। वो मुझे हर मामले में मुझे यही बोलते हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हें जो आवाज़ दी है इसे यूज़ करो। तो थैंक यू टू माय पेरेंट्स कि वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आई टेल यू दिस कि जीबी के लोग मुझे तभी ज़्यादा पसंद आते हैं, बड़े ओपन माइंडेड, फ्यूचरिस्टिक और वक्त के साथ हम आहंग होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच नूरिमा। दुनिया बोल है, हमारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह को कामयाब करे। अब आपको कुछ मौसम की हाल बताएंगी वर्दा, और आपको मालूम है कराची में बड़ा गर्म दिन गुज़िश्ता रोज गुजरा था, 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। गर्मी आ गई है कराची में। मजीद मौसम की सूरत हाल वर्दा से जानते हैं। जी तला, बिल्कुल सही कहीं आ गई हैं कराची में, क्योंकि सर्दियां कराची से बोरिया बिस्तरा लपेट कर जा चुकी हैं। मौसम की हाल से आपको आगाह करेंगे तो कराची में भरपूर समंदरी हवाओं की एंट्री ने साहिली शहर का मौसम हसीन कर दिया है। मुल्क भर में तो अभी मौसम सरमा कंटिन्यू है, जारी है, लेकिन कराची में बाहर की दस्तक हो रही है। एक जानिब कराची में मौसम खुशगवार है तो दूसरी जानिब लाहौर में कल ने बारिश के बाद मौसम बहुत अच्छा कर दिया है, सुहाना कर दिया है, और आज मतला जिज़वी साफ रहेगा। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई इलाकों में मतला जिज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 रहने का इम्कान है, लाहौर में 8, इस्लामाबाद में 8, कोयटा में 7 और पेशावर में भी कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं तला की तरफ। राइट, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एक फादर और डॉटर। ये बाप बेटी माशाल्लाह से इतने टैलेंटेड हैं कि शायद मैं इनका सही से तारुफ नहीं करवा पाऊँ। मुझे जब थोड़ी सी मैंने इनसे बात की तो यकीनन इस एज पे उनके वाले साहब आज भी मुकाबले जीत रहे हैं, और माशाल्लाह से 61 साल की इनकी उम्र है। और ये आप देख सकते हैं इंडोर रोइंग चैम्पियनशिप जीत कर आए हैं। यकीनन इस एज पे रोइंग इज़ नॉट एन ईजी गेम, बड़ी ताकत चाहिए होती है, लेकिन फिजिकली काफ़ी फिट हैं। और साथ साथ इनकी जो नौजवान बेटी हैं माहूर, वो बैडमिंटन चैंपियन है। अगेन नॉट जस्ट द नेशनल चैंपियन, ओलंपियन है, फर्स्ट ओलंपियन है। वी वेलकम देम ऑन दुनिया बोल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए हमारे शो पे, हमारे शो को 4 चांद लगाए। पहले लेडीज फर्स्ट करें या बड़ों से शुरू करें? लेडीज फर्स्ट करें। बड़ों से शुरू करें। कंफ्यूजन हो गया। नहीं, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी कि आप फादर भी हैं, आपसे ही इन्होंने सीखा है, इंस्पिरेशन ली है, तो आपसे पूछना चाहूँगी माशाल्लाह 61 साल की उम्र में रोविंग करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, बहुत टफ होता है। ये तो आप शुरू से रोविंग करते रहे हैं डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, जहाँ तक मुझे आइडिया है। मेरा पहला गेम था बैडमिंटन। मैं बैडमिंटन नेशनल कैंप तक गया, तो उधर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी हूँ मैं, तो मुझे कोई स्ट्रेंथ का कुछ करना चाहिए, तो फिर मैं रोइंग में चला गया। Then I shifted to rowing. What age was that? It was in 82, 83, तकरीबन 20 years. जब मैं पैदा हुआ था। जी, 15-16 साल से मैंने बैडमिंटन शुरू की थी जी, और 3-4 साल में मैंने छोड़ दिया। पाकिस्तान कैंप में पहुंच गया था मैं जूनियर में। उस वक्त तो स्पोर्ट्स का बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटअप, एनवायरनमेंट था मुल्क के अंदर ना। हम हॉकी चैंपियन भी थे, स्क्वॉश चैंपियन भी रहे हैं। आजकल तो बड़े बुरे हालात हैं, और आजकल के दौर में आप जीत के आ रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जी, क्या जीत के आए हैं सर, बताएं। वो ये इंडोर रोइंग कॉम्पिटिशन था पुर्तगाल में। कितने मुल्क थे वहाँ पे सर? मुल्क तो काफ़ी होंगे, लेकिन मेनली ज़्यादातर पुर्तगाल थी, क्योंकि पुर्तगाल की ये जो है ना नेशनल चैम्पियनशिप थी। तो पहले मैं गया था, उससे यूरोपियन खेली मैंने, यूरोपियन इंडोर रोइंग। वहाँ पे तो पूरी यूरोप थी और पूरी दुनिया से थे, जैसे मैं भी था। तो उसके बाद फिर पुर्तगाल चला गया। तो पुर्तगाल एज़ कम्पेयर टू रोइंग छोटा, यूरोप से छोटा कंपटीशन था, क्योंकि वो उस कंट्री का था। तो उस जगह के ऊपर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली,
तो वहाँ पे तो आपके ट्रेनिंग भी देते हैं रोइंग की? आई एम श्योर किसी ने बड़ी इंस्टीट्यूट ने आपको